ऐसा नहीं है कि हम लोग इग्नोर कर देते हैं तो आप लोग को समझते हैं बहुत होशियार है। कैमरा लगा है, अगर क्लास रोक दे, अभी रोक दे, अभी कैमरा चेक करेंगे ना, निकल जाओगे। अगर इतना मेहनत करेंगे ना तो फिर तो हॉस्पिटल पे जाएगा, यहाँ से अपने पैर पे नहीं जा पाएगा। पढ़ाई के माहौल को पढ़ाई में रखो ना। अब तुमको क्या लगता है आज हम बहुत अच्छा से पढ़ा देंगे? क्या लगता है बहुत अच्छा से पढ़ा देंगे? तुम लोग को खूब खुश हो गए, किसका लॉस होगा? हमारा। आपको लगता है ये बैच खत्म होगा, इससे बाद इससे ज्यादा भीड़ आएगा? डिसिप्लिन नाम का चीज भूल गया। मेरे टीचर कहा करते थे, सर, डियर सर, कि बेटा शिक्षा सस्ती जरूर होनी चाहिए, बट इतनी सस्ती ना होनी चाहिए कि उसे भी मिल जाए जो इसके लायक नहीं है। तो इसका आप लोग मिसयूज कर देते हो। कहां तक बताए थे? लाइव वाले आप ही लोग सही हो। लोग कुछ दिन बाद हम धीरे धीरे ना, सब ऐसा ही आदत रहा तो घर में जाए सोच रहे, यहाँ पे घर में चुपचाप एक तो कैमरा लगा दो, पढ़ते रहो। एप्लीकेशन पे लड़के या लाइव सेंटर पे जो लड़के पढ़ते हैं ना, सीरियस पढ़ते हैं। और आप लोग यहाँ ना माँ बाप का नाम डुबाने आ गए हो। हम इसमें गारंटी करते हैं ना, आप में से जितने बैठे इसमें 95% का रिजल्ट नहीं होगा, 95% का नहीं होगा। क्योंकि पढ़ाई के नाम पे आप लोग कलंक रहता है। बीच में 10 मिनट गैप रहता है तो रिवाइज नहीं करता है। बीच में 10 मिनट गैप रहेगा तो लड़की देख के हुटिंग करेगा। तुमको नहीं समझ में आता है कोई बुरा कितना लगेगा? तुम बेरोजगार है, किसी लड़की को कमेंट करता है, हाँ? हम तुम्हारी बहन को कमेंट करेंगे, तुम बर्दाश्त कर लेगा? नहीं ना। जबकि हमारा इतना बड़ा जगह है तो भी नहीं बर्दाश्त करता। सोच, तुम बेरोजगार है, तुम्हारा कौन बर्दाश्त करेगा? आगे देखो भैया, कहां तक बताए थे? धनानंद तक। मर गया था धनानंद, मरिए जिंदा था। स्टार्ट करते हैं हम लोग। लाइव वाले लोग, आप लोग देखो यार, यहाँ पे ना 2-4 तो होता है सब ना, पड़ोसी का होता है सब संपत्ति। अब बताओ यार, जिसके बाप की गलती है उसको हम कैसे सुधार सकते हैं? वो नहीं सुधार सकता। तो आप लोग कम से कम वो पड़ोसी वाला से बगल में रहिएगा, बच के रहेंगे आप लोग। दिमाग खराब कर दिया ससुर, नहीं पढ़ाएगा आदमी। अब कौन सा वंश था ये? नंद वंश। ये जगह कौन सा था भैया? मगध। मगध जगह कौन सा है? मगध राजवंश है ये जगह। और यहां से एंट्री कौन मार रहा था? सिकंदर। तो भैया सिकंदर जब यहां पर आक्रमण किया तो मगध में कौन सा वंश था? नंद वंश। कौन सा वंश था? सिकंदर की सेना क्या ब्यास नदी पार की थी? सिकंदर की नौसेना प्रमुख था नियारकस और थल सेना का प्रमुख था सेल्यूकस निकेटर। खुद एलेक्जेंडर निकेटर यानी सिकंदर अपनी सेना के साथ लौट गया। इराक में बेबीलोन में 323 ईसा पूर्व इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। शहर का नाम बेबीलोन। जो सिकंदर, इसके पिताजी का नाम फिलिप, इसके गुरुजी का नाम अरस्तु, अरस्तु के गुरु का नाम प्लेटो, उनके गुरु का नाम सुकरात। सुकरात को जहर देकर मार दिया गया था। बहुत बड़े दार्शनिक थे। उन्होंने क्या कह दिया था? उन्होंने कहा था कि जो देवी देवताओं को बलि चढ़ाया जाता है, जैसे मुसलमान में भी बलि दिया जाता है, हिंदू धर्म में भी किसी किसी जगह पे क्या जाता है? बलि दिया जाता है। तो वैसे ही उन्होंने भी कहा था कि ये सब चीजें गलत है, ये सब नहीं करना चाहिए। उनको टंगवा दिया फांसी, उन्हीं का बलि चढ़ा दिया। धार्मिक चीज बड़ी उठपटांग होता है। सोच रहा है यहाँ पे कुछ अच्छा बोलो चाहे खराब, मतलब नहीं है। तू बोला काहे रे? सीधे कर दो। तो ये सुकरात थे। सुकरात के चेला का नाम प्लेटो, प्लेटो के चेला अरस्तु, अरस्तु के चेला सिकंदर। तो गुरु का महान देखे, बड़का बड़का ये सब एक ग्रेड का पहले गुरु था सब। आजकल ना चेला उस तरह रह गया ना गुरु उस तरह रह गया, दोनों की गलती हो चुकी है। चेला भी वैसे ही रह गया ना आजकल का। चलिए देखिए, तो यहाँ पर सेलुक ये तो मर गए। अब एक बात बताइए, अभी भी तो यहाँ नंद वंश चल रहा है। नंद वंश के बाद ना आएगा मौर्य वंश। सिकंदर का आक्रमण मौर्य वंश से पहले हुआ या मौर्य वंश के बाद? मौर्य वंश से पहले। किसका आक्रमण हो गया? सिकंदर का। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिकंदर भारत पर आक्रमण करने वाला पहला राजा था। सिकंदर भारत पर आक्रमण करने वाला पहला राजा नहीं था। सिकंदर से पहले जगह पड़ जाता था, ये पाकिस्तान है, यहाँ पर जगह का नाम है ईरान। अभी भी आप देख रहे हो बड़ा टेंशन से गुजर रहा है, हालांकि जो बाइडेन आए तो थोड़ा ठीक ठाक है। तो ईरान में हकमनी वंश था। कौन सा वंश था? हकमनी वंश। हकमनी वंश के शासक डेरियस। हकमनी वंश के शासक डेरियस। क्या नाम था? डेरियस। डेरियस।
हकमनी वंश के शासक डेरियस प्रथम, इन्हें हम लोग दाएं बाहु कहते हैं। क्या कहते हैं? दाएं बाहु। इसने पहला आक्रमण किया, किंतु ये भी उतना सफल नहीं हुआ, यहाँ पर ही कुछ खास काम नहीं किया, लौट गया, इसलिए इसका कोई खास महत्वता नहीं है। तो आपसे कहेगा कि क्या भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी सिकंदर था? हाँ, सिकंदर था। इसका मतलब मकदूमिया वंश नहीं था जो मैसेडोनिया से आया था, क्या वो था? नहीं था। सिर्फ भारत पर आक्रमण करने वाला पहला वंश कौन था? हकमनी वंश। पहला वंश हकमनी वंश। हकमनी वंश कहाँ पे था भैया? ईरान। हकमनी वंश ईरान। हकमनी वंश कहाँ था? ईरान। हकमनी वंश के शासक कौन थे? डेरियस। उन्होंने भारत पर आक्रमण किया। बहुत बड़े ना राजा थे, ना ही बहुत बड़ा आक्रमण था, इसलिए इस पे कोई खास चर्चा नहीं होती है। लेकिन हाँ, याद रखना चाहिए कि मौर्य वंश की स्थापना से पहले, मौर्य वंश की स्थापना से पहले कौन कौन आक्रमण करके गया? सिकंदर। और सिकंदर से पहले डेरियस। डेरियस किस देश का था? ईरान। कौन सा वंश था? हकमनी वंश का। कोई बहुत बड़ा आक्रमण हुआ? नहीं हुआ। अब हम लोग सीधा एंट्री मारते हैं किधर पे? मौर्य वंश की ओर। अब देखिए, चाणक्य ने किसका फाइल निपटा दिया? सिकंदर का। किसका निपट गया? सिकंदर। अब चाणक्य के आगे अगला रास्ता क्या था? हाँ, धनानंद। चाणक्य के आगे अगला रास्ता धनानंद था। धनानंद को मारने के लिए इसने अपने सबसे प्रिय शिष्य किसे चुना? चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य को। चंद्रगुप्त मौर्य की माता का नाम मोरा था। ये लोग पशु वगैरह पालते थे। ऐसा कहा जाता है कि ये निम्न जाति के थे। किस जाति के? निम्न जाति के। हालांकि कई जगह पे इन्हें मतलब क्षत्रिय बताया गया, लेकिन ये क्षत्रिय थे नहीं। ये किस जाति के थे? निम्न जाति के रहने वाले थे। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो महापद्मनंद का बेटा धनानंद। धनानंद ने किसकी बेइज्जती किया था? चाणक्य की। चाणक्य ने अपना किस शिष्य को चुना? चंद्रगुप्त मौर्य। किसे चुना? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उसने वो किस, इनके माता का नाम क्या था? मोरा। ऐसा कहा जाता है कि इनके पिता को बंदी बना लिया था चंद्रगुप्त मौर्य। तो देखिए, सॉरी, धनानंद। तो धनानंद से दुश्मनी चंद्रगुप्त मौर्य की भी थी। किसको लेकर? पिता को लेकर, चंद्रगुप्त मौर्य को भी। और धनानंद से दुश्मनी चाणक्य को भी थी, अपनी बेइज्जती को लेकर। और धनानंद से दुश्मनी खुद उसके पूरे मगध की प्रजा को भी थी। ये हमेशा नशा में मिलीन रहता था। खुद इसकी बेटी दूरधरा इसको पसंद नहीं करती थी, बाबूजी को अपने। दूरधरा जो थी इसकी खुद की बेटी थी, उसको ज्यादा पसंद नहीं करती थी। तो ये इस सब को देखते हुए अगल बगल के साम्राज्य को धीरे धीरे मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य तथा इसके गुरु का नाम क्या था? चाणक्य। क्या नाम? चाणक्य। ये लोग अगल बगल के साम्राज्य को, किसको? अगल बगल के साम्राज्य को क्या करने लगे? मिलाने लगे और अपने ओर लेने लगे। और इन्होंने डिसाइड किया कि अब हमको कहाँ आक्रमण करना है? मगध में करना है। हालांकि इनका पहला आक्रमण सफल हुआ था कि असफल हो गया था? असफल हो गया था, क्योंकि डायरेक्ट कहाँ चल गए थे? पाटलिपुत्रा। डायरेक्ट ये लोग पाटलिपुत्रा चले आए थे, क्योंकि मगध की राजधानी जो हो गई थी, क्या हो गई थी? पाटलिपुत्रा। मगध की राजधानी पाटलिपुत्रा हो गई थी। लेकिन ये सफल नहीं हो पाए थे। सफल नहीं हो पाए। बाद में धीरे धीरे अलग अलग साम्राज्य को मिलाते गए, छोटी बड़ी सेना सबको मिलाते गए और अचानक आक्रमण कहाँ किया था? मगध में। और मगध में जब आक्रमण किया तो दूरधरा इत्यादि के सहयोग से इन्होंने महल के उस गुप्त रास्ते का पता लगा दिया जो सीधे कहाँ जाता था? महल के अंदर। और धनानंद का क्या कर दिया था? अंत कर दिया। और धनानंद के अंत के बाद भारत में कौन सा वंश आ गया? मौर्य वंश। कौन सा वंश भैया? मौर्य वंश। इससे पहले कितने वंश आप देख चुके हैं? देखिए, हसीन मशूक शाह, हसीन मशूक शाह, हसीन मशूक शाह। कौन सा वंश? हर्यंक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश। नंद वंश के पहले शासक धनानंद, सॉरी, महापद्म नंद। कलिंग पर आक्रमण किया था, क्षत्रियों का नाश करके सर्व क्षत्रांतक उपाधि, कलिंग पर जीत कर एकराट की उपाधि धारण किया था। ये धनानंद। धनानंद का बेटा, सॉरी, महापद्म नंद। महापद्म नंद का बेटा धनानंद। धनानंद ने उड़ीसा यानी कलिंग में नहर का निर्माण किया था। इसने चाणक्य को निकाल दिया। इसकी हत्या किसने किया? चंद्रगुप्त मौर्य। कौन से वंश की स्थापना कर दिया? मौर्य वंश। क्या जगह भी चेंज हुआ था? नहीं। जगह चेंज हुआ? नहीं, जगह तो वही था। केवल क्या चेंज हुआ? गद्दी चेंज हुआ। जिस तरह भारत आज भी जगह है, मनमोहन सिंह के जगह गद्दी चेंज हो गया। किसका? नरेंद्र मोदी जी। मोदी जी का क्या हुआ? बस गद्दी चेंज हुआ। उसी तरह यहाँ पे भी चेंज हुआ। अब मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। इनके बारे में बड़ी बड़ी कहानी है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। अब इनकी कहानियों में अभिलेख, इनकी जानकारी कहाँ से मिलती है? तो पत्थर उत्थर पे कहीं लिखा होगा, तो अभिलेख से इनकी जानकारी मिलती है। कुछ विदेशी किताबों में इनकी जानकारी मिलती है। कुछ खुद चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र, चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र, इसमें भी क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। तो ये सब सर हम खाली नक्शा में भरते हैं। महापद्म नंद कर दिया अपनी, और
खाली नक्शा में भरता है। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पर। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं किसके बारे में? मौर्य वंश। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। ऊंचे जाति के या निम्न जाति? तो जब ये निम्न जाति के थे सिंहासन पे बैठेंगे तो इनका तो विरोध जेन्युइन है, क्योंकि पहले कहा गया कि भाई क्षत्रिय ब्राह्मण ही क्या रहता था भारत में, पहले राजा रहता था। तो चाणक्य ने लोगों को बहुत समझाया था कि नहीं भैया ये क्या चीज है, योग्य है। इधर धनानंद को मार दिया, किसने मार दिया था? चंद्रगुप्त मौर्य। और किस वंश का अंत किया? नंद वंश का अंत किया। नंद वंश को क्या कर दिया भैया? अंत कर दिया। नंद का समापन। कौन सा वंश? मौर्य वंश। राजा का नाम चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश की स्थापना किया। अब जरा थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं। यहाँ आक्रमण किसने किया था? सिकंदर। किसने किया? सिकंदर। कब किया था? 326 ईसा पर। राजा उस समय कौन था? धनानंद। राजा धनानंद। क्या वो धनानंद को आक्रमण करने के लिए ब्यास नदी को पार किया था? नहीं, ब्यास नदी को पार नहीं किया। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ जाए। लेकिन जब ये लौटा था तो इसका थल सेना प्रमुख जो था सेल्यूकस निकेटर और नौसेना प्रमुख नियारकस। नियारकस को कोई ऐतराज था? नहीं। ऐतराज किसको था? सेल्यूकस निकेटर को। वो थोड़ा थोड़ा भांप रहा था कि यहाँ पे कुछ न कुछ क्या हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है। तो लौट कर आया कौन? सेल्यूकस निकेटर। कौन आया? सेल्यूकस निकेटर। लौट के आया सेल्यूकस निकेटर। ये लौट कर आया और यहां जब देखा लौट कर आया और इसने ब्यास नदी को पार कर गया ससुरा। यहां पर क्या कर गया बहू? ब्यास नदी को पार कर गया यहाँ पे। अब यहाँ आया तो उसको लगा कि यहाँ शासक कौन होगा? धनानंद होगा। लेकिन यहाँ तो हो गया गड़बड़। ब्यास नदी को पार किया तो यहाँ कौन वंश मिल गया? मौर्य वंश। मौर्य वंश का राजा चंद्रगुप्त मौर्य बहुत ही योग्य, ईमानदार, कर्मठ था। दूसरा, इसका खुद का प्रधानमंत्री चाणक्य। खुद का प्रधानमंत्री कौन था? चाणक्य। वही चाणक्य जो इनके अब्बा को यहाँ से भेज दिया था, सिकंदर को भेज दिया था। तो सोचिए क्या इस बार सेल्यूकस निकेटर जीत सकता है? हेलने का तो हेल गया यहाँ पर। लेकिन दिक्कत ये थी कि इसको ये बात का किसी ने बता दिया कि भैया यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य के पास बहुत ज्यादा हाथी हैं सब। तो इसने भी अपनी सेना में क्या लेके आया था? हाथी लेके आया था। ये बात पता चल गई चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री यानी चाणक्य को कि ससुरा हाथी लेके आया है। तो युद्ध का माहौल बनाने से पहले ये लोग थोड़ा सा समय कर लिए, घेर लिए इत्यादि को पूरी तरह से, और बरसात का दिन का इंतजार किए और युद्ध को उस डायरेक्शन में ले गए जिधर पानी भर जाता है। अब जब पानी भर जाएगा ना तो उसमें चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी फौज में जो बहुत सारे मात्रा में घोड़े को रखा था। चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या रखा? घोड़ा। घोड़ा ससुरा पानी हिल जाता है, बढ़िया से दौड़ जाता है, थोड़ा थोड़ा पानी में एकदम आराम से दौड़ जाता है, और हाथी बिछला के गिर जाती। अब ससुरा हाथी गिरेगी तो उठने में 10 मिनट टाइम लगेगा। भाई अब समझ लीजिए हम लोग मतलब पतला दुबला आदमी, हम लोग अगर गिर गए तो फटाक से उठ जाएंगे। कोई 2 कुंटल का है, उठ पाएगा? जल्दी नहीं उठ पाएगा। तो इसमें सोचा हाथी उसकी फंस गई। दूसरा, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी, ये तो पूरी तरह षड्यंत्र में था, अपनी फौज में इसने स्वतंत्र घोड़ों को रखा था, घोड़ा वगैरह। सचुरा रथ लेके आए थे, महाभारत लड़ रहे रथ लेके आए। अरे महाभारत का रथ या धनुष, वो धनुष में ताकत नहीं थी ना रथ में। मेन युद्ध महाभारत मंत्रों पे था। वो तो बिना तीरे का दुकान मंत्र पढ़ते थे तो खतरनाक कोनो तीर निकल जाता था, ले आए जा। वो मंत्र का लड़ाई था महाभारत, वो शक्ति प्रदर्शन थोड़ी था। कहने के लिए वो शस्त्र की लड़ाई थी, लेकिन उसमें ज्यादा प्रयोग शास्त्र का हुआ था। शस्त्र का प्रयोग, अब किसी को मंत्र नहीं आ रहा है, ले आ नहीं लकड़िया वाला तीर मारा ये मरा के खत्म हो गए रहते महाभारत में। यहाँ पे तो ये रथ लेके आए थे। आओ सचरा घेरा उड़ा के मर गया। यहाँ पूरी तरह इसकी सेना मरने लगी और पूरी तरह से कौन कर रहा है कि सर महापद्मनंद छूट गया। देखो इसको एप्लीकेशन वाले को, लोल को महापद्मनंद नहीं पढ़ाए हैं, मैंने चंद्रगुप्त मौर्य ऐसे चलाया। कल बताए एक सर्व छत्रांतक करात की बात, एक एप्लीकेशन वाला है सब कर्म फोर ठीक रहता है सब। अपने नहीं रहेगा नाच ना आया आंगन टेढ़ा, सीधे जो चीज समझ में नहीं आएगा। सर नहीं पढ़ाए थे आप। सेल्यूकस निकेटर यहाँ जीत रहा था, यहाँ हार रहा था, बहुत बुरी तरह फंस गया। कौन? सेल्यूकस। और जीत कौन रहा था? चंद्रगुप्त मौर्य।
चंद्रगुप्त मौर्य मने मन सोचा सचो तोरे अब्बा को हराए थे सिकंदर को, अब की तोर बारी है। अब सेल्यूकस निकेटर फंस गया। यहाँ सेल्यूकस निकेटर की हालत ऐसी थी कि एक दो दिन लड़ाई और चल जाती तो सेल्यूकस निकेटर युद्ध में हार जाता और मारा जाता। इसलिए इसने अपनी बेटी कार्नेलिया को आगे कर दिया। आओ बहुते सुंदर एकदम एकदम बाल उल खोल के लहरा के तलवार लेके निकली है। चंद्रगुप्त मौर्य देखा गया। अब उसके आगे आप समझ में करते हैं। फर्स्ट टाइम देखा तुझे लव हो गया, सेकंड टाइम में सब हो गया। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको बोला? सेल्यूकस निकेटर को, बबुआ हम एकरा से ब्याह कर तो। दोनों में क्या हो गया? शादी ब्याह हो गया। आए थे युद्ध का नगाड़ा बजाने, बज गया तिलक। नहीं समझ गया? तिलक हो गया। अभी दोनों में क्या हो गया? शादी हो गया। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने शादी किससे किया? कार्नेलिया, जिसे हम लोग हेलन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हेलन। कार्नेलिया को क्या कहते हैं? हेलन कहते हैं। अब वो क्या बन गए? ससुर जी। क्या बन गए? ससुर जी। लेकिन ये बताइए, कभी ऐसा बाप निश्चिंत होकर रह सकता है, वो भी ऐसे दामाद से जिसे युद्ध के मैदान में लड़ाई लड़ रहा था कुछ दिन पहले? नहीं। तो इसको एक बात का टेंशन जरूर था कि कहीं ऐसा ना हो कि हम यहाँ से अपनी सेना लेकर वापस जाएं यूनान, तो यहाँ हमारी जो पत्नी है हेलन, इसको कहीं नहीं, इसकी जो पत्नी है यानी उसकी बेटी हेलन, कहीं उसको चंद्रगुप्त मौर्य थूर मत दे। अगर थूर थार दिया तो दिक्कत हो जाएगा। तो इसने सोचा थूरे ना, इसके लिए क्या करें? तो दहेज दिया। क्या दिया? दहेज। दहेज में एरिया, आराकोसिया, जेड्रोसिया, पेरिस्पेमियाई, ये 4 गो क्षेत्र दहेज में दे दिया। एरिया, आराकोसिया, जेड्रोसिया, पेरिस्पेमियाई का वर्तमान नाम है काबुल, करधान, मकरात और हेरान। काबुल, कंधार, मकरान और हेरात। काबुल, कंधार पूरा अफगानिस्तान था उस तरह, मकरात और हेरात ये पूरा पाकिस्तान। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दहेज में मिला था पूरा पाकिस्तान और पूरा अफगानिस्तान। एक बिहारी के छोड़े हुए दहेज पर आज 2 देश खड़े हैं सब। इतिहास गवाह है, सोचा बिहारी बहुत दहेज लेता है। अरे बाप रे बाप, गजब। लेकिन बहुत गलत है ये, आप लोग समझिए इसको गलत। दहेज हमको सोचा, दहेज में हमको लगता है कि खूब से खूब हमारा 11-12 हजार रुपया से ज्यादा ना मिलने वाला, बहुत हो गया। क्या करेंगे दहेज लेके? कितना दे सकते हैं? हाँ, इतना तो मतलब देने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य के पास भी नहीं रहेगा। हम किसी का पेट नहीं भर सकते ना इच्छा। भाई हमको जितना रहेगा हम अपने हिसाब से रखेंगे। सबको कहते हैं आप ज्यादा दहेज लेंगे, ज्यादा नखड़ा उठाना पड़ेगा, ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। और लड़की को भी कहते हैं जो ज्यादा दहेज लेता है, आप ससुराल को ससुराल नहीं अपना हॉस्टल समझिए, जिसका एक ही बार फीस भर दिए आप लोग। समझ में गया? सास ज्यादा हुक्म चलाए तो सीधा कहिए। खान सर बोले थे कि दहेज लिया ससुराल, ससुराल नहीं हॉस्टल है। तुम मेरी सास नहीं, वार्डन है हॉस्टल की, वार्डन। यहाँ पे तू एक पैसों लेगी, दहेजों लेगी, इज्जत लेगी, कोई एक चीज मिलेगा, एक चीज, सम्मान या पैसा। डिसाइड करियो क्या मिलना चाहिए आपको। पैसा कोई बहुत बड़ा चीज नहीं होता है यहाँ पे। समझ में आया कि नहीं गया? कौन चीज हो गया? तोरा वैसो दहेज ना मिलेगा, टेंशन नहीं। सर हम नहीं लेंगे, एक मिलबो कहाँ करेगा? लड़की लोग बताओ उसको मिलेगा? तो लड़की मिल जाए बहुत है। चलो इधर देखो, ध्यान दो। दहेज नहीं लेना चाहिए, गलत बात है यहाँ पे। खुद से इतना काम है। देखिए लड़की सब को भी भाई, देखिए लड़की सब में भी क्या कर, लड़का का ही एक तरफा गलती नहीं होता है दहेज में। लड़की रहेगी ग्रेजुएशन हिस्ट्री ऑनर से, और उसको पता नहीं है कि पानीपत की तृतीय लड़ाई कब हुई थी, और उसको लड़का चाहिए सरकारी नौकरी वाला। दहेजवा मेन यहाँ से शुरू होता है। बेरोजगार हो, बेरोजगार से शादी करो, दहेज मांगने की झंझटें नहीं है। नौकरी है, नौकरी वाले से करो, नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप रहिएगा पहली कक्षा में और सोचिएगा 7वीं कक्षा में, मतलब अपने से ऊपर वाले में लगेगा, भाई पैसा लगबे करेगा, जेन्युइन है, पैसा लगेगा। आप उस कैटेगरी के रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं समझ में आ गया? लड़कियों सब में नहीं होते सब, अपने कुछ ना पता रहता है। लड़का चाहिए हमको एकदम सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी मिले करेगा सरकार। आप लड़की लोग में जिसका जॉब हो जाएगा, किसी को दहेज देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या दहेज? कोई मंगो नहीं करेगा दहेज, जानता है कि दहेज से ज्यादा का सैलरी हो जाएगा, और दहेज उसमें जरूरत भी नहीं पड़ेगी। पढ़ लिख के नौकरी ले लीजिए,
50% अपने ससुराल वालों को दे दीजिएगा, और कुछ जब तक माँ बाप जिंदा है माँ बाप को दे दीजिएगा, जब माँ बाप चले जाए तब भाई हुई को थोड़े देना, तब 100% दीजिए। समझ आएगी नहीं? तो इसने शादी किससे कर लिया? हेलन से। और पूरा पाकिस्तान और अफगानिस्तान क्या मिल गया? दहेज में। इसके बावजूद इसको डर लगता था कोई मारे मत उकरा। रीजन समझिए कि ये बिहारी और सीबीएसई बोर्ड की यूनान की जमेगा कब? वो नहीं, वो सुबह उठ के ब्रेड बिस्कुट खाए वाली, ये दाल चावल खाने वाला जमवे नहीं करता था। तो इसलिए इसने अपना एक दूत भेजा, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज क्या भेज दिया? मेगास्थनीज। क्या भेजा था? मेगास्थनीज। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर ने किसे भेजा? मेगास्थनीज को। कहा कि देख, अगर हमारी बेटी पिटाएगी चाहे कुछ भी क्या होगा, तामझाम होगा यहाँ पर, तो तुमको क्या कर लेना है? तुरंत हमको क्या करना है? संदेश भेजना है। क्या करना है? संदेश भेजना है। किसी को कोई दिक्कत है आगे बढ़ जाए तो तुरंत संदेश। लेकिन बाद में धीरे धीरे सब सही हो गया, कोई दिक्कत नहीं रह गया, यहाँ पर सब कुछ सब खुशहाल जिंदगी जीने लगे। मेगास्थनीज में बिहार में बस गया अच्छा से, इसको भी कोई दिक्कत नहीं आने लगा। और इसने एक किताब लिख दी मेगास्थनीज ने, नाम था इंडिया में रह के लिखा, इसलिए नाम क्या पड़ गया? इंडिका। इंडिका पुस्तक में क्वेश्चन आएगा कि मगध वंश की जानकारी सबसे बेहतरीन किस पुस्तक में? इंडिका में। यानी प्राचीन भारत की जानकारी के लिए इंडिका सबसे महत्वपूर्ण बोर्ड। उसने कहा भारत में कुल 7 तरह के लोग रहते हैं, 7 वर्गों में बांटा था, ऊंची जात, नीची जात इत्यादि वगैरह में कई तरह के लोगों में बांटा था मेगास्थनीज ने। और मेगास्थनीज ने यह बात भी कहा था कि भारतीय लोगों को पढ़ने में इंटरेस्ट है। किसमें इंटरेस्ट है? पढ़ने में। लिखने में इंटरेस्ट नहीं है, ये लिखना नहीं चाहते, केवल क्या करना चाहते हैं? पढ़ना चाहते हैं। और इसी मेगास्थनीज ने संदेश भेजवाया था किस पे? सेल्यूकस निकेटर को। मतलब सब चीज ठीक ठाक है, हेलन आपकी ठीक रह रही है। चंद्रगुप्त मौर्य ने एक दिन मेगास्थनीज से पूछा कि रे बकलोलवा, जब उसको ब्याह कराना था हमरा से, बेटियों देना था, दहेजो देना था, तो युद्ध काहे किया था? वो कहा कि बकलोल है आप, ओकरा हाथी चाहिए था। उधर कोनो हाथी ठीक ठाक नहीं मिल रही थी, सब यूरोप वगैरह में सब जो हाथी थी सब सीबीएसई बोर्ड की थी, सब सुस्त टाइप की। तो यहाँ से वो हिंदी मीडियम वाली हाथी ले जाना चाहता था कलिंग से। कहा कि ओ माय गॉड हाथी चाहिए थी। कहा कि बुलाओ बुलाओ बुलाओ। 500 हाथी क्या किया? गिफ्ट में दे दिया। कौन मा बड़का गिफ्ट दिया? दहेज में कितना लिया ये नहीं देख रहे हैं? अच्छा, दहेज की भी एक सीमा होती है, दूधू को देश दहेज में ले लिया। हद होता है। हाँ, बेटी दहेज सब कुछ, एक दार्शनिक वगैरह भी लिया। तो खैर ये सब चीज चलते रही। दहेज उस समय जो दहेज लिया गया था, आप बात समझिए, वो दहेज दहेज के रूप में नहीं था, वो क्षेत्रफल विस्तार का था कि हम तो लेबे करेंगे, या दहेज में दीजिए या युद्ध हार के आपकी लाश पे चढ़ के ले लेंगे। तो होशियार निकला, कहा कि एक ऐसा बिहारी सबसे नहीं हटना चाहिए, इन सबको दे देना चाहिए। तो ये इधर उनका चैप्टर क्लोज हो गया। इधर मेगास्थनीज, ये लोग अपना खुशहाल जिंदगी जीने लगे यहाँ पर। अब चंद्रगुप्त मौर्य जो था ना, बहुत सामाजिक कार्य भी करता था, सामाजिक कार्य भी बहुत करता था। इसने बंगाल के क्षेत्र में भी कई काम किए, नहर वगैरह का निर्माण किया, बहुत सारा काम बंगाल में किया, जिसका जानकारी वहां एक पत्थर है जिसका नाम है महास्थान। पत्थर में जगह का नाम क्या है? महास्थान। वहां इसने अपनी जानकारी लिखा कि भैया बंगाल में भी हमने बहुत सारा काम किया। उत्तर प्रदेश का गोरखपुर में, वहां पे शाहगौर जगह है, उत्तर प्रदेश में गोरखपुर है जहां शाहगौर जगह है। तो उत्तर प्रदेश भी किसके अंडर में आ रहा था? चंद्रगुप्त मौर्य में। चंद्रगुप्त मौर्य के समय उत्तर प्रदेश में गया तो वहां भीषण अकाल पड़ गया। भीषण क्या पड़ गया? अकाल पड़ गया। तो वहां पर चंद्रगुप्त मौर्य ने कहा कि लोगों को, जो धनी लोग हैं, वो कुछ कुछ क्या कर सके? दान दे। मैं स्वयं दान दे रहा हूं अकाल पीड़ित लोगों को। आप सारे लोगों से अपील करते हैं कि ये पीएम केयर फंड में आप लोग भी पैसा दीजिए। नरेंद्र मोदी जी ने डोनेट वाला बात निकाला था ना, चंद्रगुप्त मौर्य से निकाला था कि आप सब लोग डोनेट कीजिए, हम भी डोनेट कर रहे हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अकाल के समय लोगों की मदद करने के लिए, अकाल के समय मदद करने के लिए जो जानकारी दिया वो किस अभिलेख से मिला है? शाहगौर अभिलेख। कौन सा अभिलेख? शाहगौर। अकाल में दिए गए राहत सामग्री की जानकारी किस अभिलेख से मिला? शाहगौर। शाहगौर अभिलेख यूपी के कहां पर है? गोरखपुर। गोरखपुर का शाहगौर अभिलेख किसने बनवाया? चंद्रगुप्त मौर्य। अभिलेख का मतलब क्या होता है? पत्थर पर लिख देना। पत्थर पर क्या कर देना? लिख देना। किसी को कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन से धर्म को अपनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपनाया था। किसके नेतृत्व में? स्थूल बाहु या भद्र बाहु?
भद्रबाहु के नेतृत्व में अपनाया था। किसके नेतृत्व में? भद्रबाहु। चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य था वो केवल पूरब या मध्य भारत में नहीं था, बल्कि इवन की गुजरात में भी था। कहां पर था? गुजरात में था। कैसे पता चलता है कि गुजरात का एक शासक था जिसका नाम था रुद्रदामन। गुजरात का एक शासक था जिसका नाम था रुद्रदामन। बहुत साल बाद जब पत्थरों की खुदाई हो रही थी तो वहां एक अभिलेख मिला, जो किसका अभिलेख था? रुद्रदामन का। और रुद्रदामन ने लिखा है कि मैं गुजरात का शासक रुद्रदामन यहाँ स्थित सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवा रहा हूँ। निर्माण नहीं करवा रहा हूँ, पुनर्निर्माण करवा रहा हूँ। इस झील का निर्माण, किस झील का? सुदर्शन झील का निर्माण। इस झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य यानी मगध का शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने सरकारी खर्च पर कहां पे कराया था? गुजरात में कराया। कहां कराया था? गुजरात। इसका मतलब ये पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य पूरब में बंगाल तक था कि नहीं था? अब पश्चिम में गुजरात तक, और दहेज में तो एक दो ले लिया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य का पश्चिमी विस्तार, चंद्रगुप्त मौर्य का पश्चिमी विस्तार की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? जूनागढ़ अभिलेख। किस अभिलेख से? जूनागढ़ अभिलेख। किस अभिलेख से? जूनागढ़ अभिलेख से। जूनागढ़ अभिलेख किसका है? जूनागढ़ अभिलेख किसका है? किसका? रुद्रदामन। तो रुद्रदामन ने क्या लिखा है कि हम बनवाए हैं झील? क्या लिखा है? पुनर्निर्माण करवा रहे हैं, जीर्णोद्वार या पुनर्निर्माण करा रहे हैं। इसका निर्माण मगध शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने सरकारी खर्च पर कराया था। महास्थान अभिलेख कहाँ है? बंगाल में। महास्थान अभिलेख बंगाल में। तो इससे यह पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का शासन पूरब तक था। और जूनागढ़ अभिलेख से क्या पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का शासन पश्चिम तक था। और मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका जो है, इंडिका, इससे पता चलता है कि भैया एरिया अराकोसिया जेड्रोसिया ये दहेज में लिया था। अकाल के समय दी जाने वाली सामग्री की जानकारी किससे मिली? शाहगौर अभिलेख से। किस अभिलेख से? शाहगौर। कौन अभिलेख भैया? शाहगौर अभिलेख। शाहगौर अभिलेख कहाँ है? उत्तर प्रदेश के गोरख। आप बताएंगे चंद्रगुप्त मौर्य को इतना महान बनाने में सबसे ज्यादा योगदान किसका? किसका था? चाणक्य। चाणक्य के पिताजी का नाम क्या था? गुणी। गुणों से भरपूर थे, क्वालिटी था, गुण नहीं बोलते, बहुत गुणवान व्यक्ति है, तो गुणी थे। गुणी पुत्र चाणक्य। गुणी पुत्र चाणक्य। इनके पिता का नाम क्या था? गुणी। तक्षशिला में ये क्या करते थे? शिक्षा, मतलब प्रोफेसर थे। तक्षशिला कहाँ पर है? पाकिस्तान में। तक्षशिला पाकिस्तान। उस समय पाकिस्तान में नहीं था, भारत में था। अभी है पाकिस्तान में। तो तक्षशिला कहते। क्या नाम था इन्हें? चाणक्य। चाणक्य का दूसरा नाम बता सकते हैं? विष्णुगुप्त या कौटिल्य। विष्णुगुप्त या कौटिल्य। विष्णुगुप्त या कौटिल्य। बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे। इनकी पुस्तक का नाम बता सकते? क्या नाम है? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र। क्या यह अर्थशास्त्र इकोनॉमी से रिलेटेड है? अर्थशास्त्र इकोनॉमी से ना रिलेटेड होके राजनीति से है। किससे? राजनीति से। किससे? राजनीति से। अर्थशास्त्र। ऐसा ही एक किताब लिखा गया है जिसको द प्रिंस, किताब का नाम है प्रिंस, मैकियावेली ने लिखा है। किसने लिखा है? मैकिया। यूरोप का एक ऐसा ही विद्वान व्यक्ति था जिसका नाम था मैकियावेली। उसने किताब लिखा द प्रिंस। द प्रिंस में वैसी ही बातें लिखी गई हैं जो अर्थशास्त्र में लिखी गई। चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र में लिखा गया है कि राजा किस तरह से महान हो सकता है, और मैकियावेली की पुस्तक द प्रिंस में लिखा है कि राजा किस तरह से महान हो सकता है। द प्रिंस का मतलब ये होता है राजा। तो बताइए भारत का मैकियावेली किसे कहते हैं? चाणक्य को। भारत का मैकियावेली। अब भारत की द प्रिंस पुस्तिका अर्थशास्त्र, दोनों की चीजें एक ही हैं। द प्रिंस ये अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? राजनीति से। किससे है? राजनीति से। अर्थशास्त्र में कुल कितने अधिकरण हैं? 15 अधिकरण। अधिकरण मतलब लेसन। अर्थशास्त्र में कुल कितने लेसन है? 15 अधिकरण है। 15 अधिकरण है। अर्थशास्त्र को किताब का रूप समाजशास्त्री ने दिया था। क्या दिए थे? समाजशास्त्री ने दिया था। एक व्यक्ति था, खैर कोई बात, उससे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। समाजशास्त्री नामक विद्वान ने दिए थे। अर्थशास्त्र जो है वो किससे संबंधित है? राजनीति। इसमें कहा गया है कि किसी भी राजा के पास 7 अंगों का होना जरूरी है, जिसे राजा का सप्तांग सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं? सप्तांग सिद्धांत। किसी भी बढ़िया राजा के पास क्या कितने गुण होने चाहिए? 7। कितने गुण होने चाहिए? 7। इसे हम क्या कहते हैं? सप्तांग सिद्धांत। राजा का कौन सा सिद्धांत? राजा का सप्तांग सिद्धांत। राजा का कौन सिद्धांत?
सप्तांग सिद्धांत। अब सातों सिद्धांत हम समझते हैं। जैसे मान के चलिए ये कोई क्षेत्र है, ये कोई क्षेत्र है। अब राजा के पास क्या चीज होना चाहिए? इस जगह का मान के चलिए कि कोई क्या है, राजा है। इसके पास कितनी चीजें होनी चाहिए? 7, कम से कम ये 7 होना चाहिए। सबसे पहले राजा योग्य होना चाहिए, वरना क्षेत्रफल कितना भी बड़ा रहेगा, धनानंद योग्य नहीं था, इसलिए उसका साम्राज्य क्या हो गया? बिखर गया। तो राजा क्या होना चाहिए? योग्य होना चाहिए। तो राजा हो गया। दूसरा कहा था कि अमात्य। अमात्य मतलब मंत्री। इनका मंत्री भी योग्य होना चाहिए। मंत्रियों को जो जिम्मेदारी दे वो काम अच्छे से कर सके। जैसे नरेंद्र मोदी भारत के एक तरह से राजा है, इनमें तो योग्यता है, सब कुछ करते हैं। क्या आप गारंटी ले सकते हैं उनके जितने अमात्य है वो अच्छा से काम कर रहे हैं? एक नितिन गडकरी 100% जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं सड़क निर्माण में। विदेश मंत्रालय भी ठीक है, गृह मंत्रालय, बाकी आधा तो मंत्रालय है कि जो कब वो न्यूज में नहीं आता है। अच्छा काम करेंगे तब ना न्यूज में आएंगे। कैसे ही कोई आपको मंत्री याद रखेगा? कल ग्रुप डी के एग्जाम तक याद रखता है कि फलाना मंत्री कौन है, उसके बाद थोड़ी करके याद रखता है। तो पहला कौन था? राजा। राजा को क्या होना चाहिए? योग्य। और अमात्य को भी योग्य होना चाहिए। अमात्य को योग्य होना चाहिए। जनपद क्या होना चाहिए? जनपद। जनपद मतलब क्षेत्र। महाजनपद भी तो एक क्षेत्र था ना। जनपद मतलब क्या होता है? क्षेत्र। ये जो क्षेत्र होना चाहिए ये बेहतरीन होना चाहिए, उपजाऊ हो या खनिज संपदा हो, क्षेत्रफल बड़ा हो, पहाड़ी वगैरह एरिया से घिरा हो, मतलब क्षेत्रफल में कुछ ना कुछ विशिष्टता होनी चाहिए। इस क्षेत्रफल या जनपद के चारों ओर किलेबंदी हो, बॉर्डर बनाइए, या तो दीवार का परमानेंट बॉर्डर बनाइए या पहाड़ का नेचुरल बॉर्डर बनाइए, जिस तरह से अजात शत्रु के समय राजगीर में थी, या फिर बॉर्डर पे फोर्स लगाइए, बीएसएफ लगाइए, आर्मी लगाइए। लेकिन अपने जनपद के चारों ओर आपको किला बनाना है, यानी दुर्ग बनाना है। क्या बनाना है? दुर्ग बनाना है। क्या बनाइए? दुर्ग। सबसे पहले राजा के सप्तांग सिद्धांत में पहला राजा, दूसरा अमात्य, तीसरा, चौथा दुर्ग। आपका कितना भी दुर्ग मजबूत कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, अगर आपके पड़ोसी ठीक नहीं है तो कहीं ना कहीं आप अपनी अर्थव्यवस्था पे ध्यान नहीं दे पाएंगे। अपनी अर्थव्यवस्था पे ध्यान नहीं दे पाए, पूरा पैसा सेना पे खर्च हो जाएगा। जरा सोचिए कि जिस तरह से हमारा और नेपाल का रिश्ता एकदम शांत है, जिस तरह से भूटान का शांत है, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार शांत है, अगर ऐसा ही रिलेशन पाकिस्तान और चाइना के साथ शांत रहे तो भारत का डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। बहुत बेहतरीन है। इवन भारत का नहीं, पाकिस्तान का भी अच्छा से हो सकता है। चाइना भी और ज्यादा फोकस कर सकता है, क्योंकि मिलिट्री एक ऐसी चीज होती है जो बहुत ज्यादा जरूरी है। मिलिट्री एकदम जरूरी है, बट रिटर्न में आपको एक तरह से कहिएगा तो कुछ हासिल नहीं है, एक तरह से कहेंगे तो सब कुछ उन्हीं की वजह से। मिलिट्री नहीं रहेगी तो आपका देश चल जाएगा। लेकिन अगर शांत रहे, एकदम कोई दिक्कत नहीं, जैसे भूटान और भारत के बॉर्डर पे मिलिट्री रहे ना रहे, बहुत दिक्कत आने वाला नहीं है। समझ में आएगी नहीं? आ गया किसी को दिक्कत? तो यहाँ क्या कहा गया? मित्र। राजा के पास क्या रहना चाहिए? मित्र। राजा के पास क्या रहना चाहिए? मित्र। मित्र क्या होना चाहिए? बेहतरीन रहना चाहिए। राजा के पास मित्र बेहतरीन होना चाहिए। 6 नंबर मित्र के बाद 6। धन का मतलब क्या होता है? कोष। पैसा होना चाहिए भैया, धन यानी कोष होना चाहिए। और जो अगर कोई, अरे उसको ध समझो ना, कोष। राजा के पास क्या होना चाहिए? कोष होना चाहिए। किसी को दिक्कत है? राजा के पास क्या होना चाहिए? कोष। उसके बाद क्या होना चाहिए? दंड, न्याय। बहुत खतरनाक न्याय व्यवस्था होना चाहिए। न्याय इतना खतरनाक होना चाहिए कि मतलब व्यक्ति को डर लगे अपराध करने से पहले। कुछ सऊदी अरब वगैरह, खैर वहां का राजा बहुत जालिम होता है। एक तो वीडियो बनाए थे सऊदी अरब के राजा पे, देखते हैं। एक तो सबसे बड़ा का खराब लगता है इन सब को, या 4 गो 5 गो 6 गो ब्याह करता है, संभालता कैसे होगा सही सब? तनी भारत के महिला से कर ले 4 गो ब्याह, देखो ना ब्रेन हेमरेज ना हो जाए तो कहेगा दिमाग छट जाएगी सब, गुस्सा दिलाएगी सब, खुद है अपने गुस्सा जाएगी सब। हमको लगता है कि वहां का लड़की सब बहुत सीधा होती होगी। भारत में कोई कर पाएगा 4 गो ब्याह? यार 4 गो ब्याह होने से पहले अगर आप में किसी का मन है मतलब 4 ब्याह करने का, तो मेरी एडवाइस मानिए, अभी से एडवांस बुकिंग कराइए रांची पागल खाना में, क्योंकि शायद उस समय जगह ना बचे और आपको इमरजेंसी जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी।
इसलिए प्री बुकिंग करा के रखिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बताइए, राजा के सप्तांग सिद्धांत में कितने सिंह? 7। पहला राजा, पहला, दूसरा अमत, फिर जनपद, जनपद के बाद दुर्ग, दुर्ग के बाद मित्र, मित्र के बाद कोष, कोष के बाद न्याय। भाई पैसा तो अच्छा रहना चाहिए ना, धन यानी कोष। कोष नहीं रहेगा तो आपका अर्थव्यवस्था क्या हो जाएगा? चौपट हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़ जा। एक है कि सऊदी अरब के यहाँ से कानून लाना चाहिए। नहीं भैया, इंडिया में कानून सही, हर देश का कानून अपनी जगह से। हम लोग का कानून गलत नहीं है, हम लोग का कानून बहुत अच्छा है, बस थोड़ा सा लेट हो जाता है। लेट हो जाता है, लेट नहीं होता। हम लोग का कानून भी तो एक नंबर। दामिनी के हत्यारा जो दिल्ली रेप केस हुआ 2014, 20 में फांसी हुआ। निर्भया केस में 2014 में हुआ, 14 में कर दीजिए फांसी। दिक्कत हमारी समस्या है, गलत न्याय नहीं है, हमारी समस्या लेट प्रोसीजर है। हमारे यहाँ एसएससी गलत नहीं है, ससुरा लेट कर देती है 4 साल, इसलिए गलत है। समझ में आ गया कि नहीं? हर चीज का एक टाइमिंग रहना चाहिए ना। यहाँ पे ये समझ में आ गया, राजा के सप्तांग सिद्धांत, अर्थशास्त्र वगैरह सब कुछ समझ में आ गया आप लोग को? किसी को कोई दिक्कत नहीं है अर्थशास्त्र के सिद्धांत में? आगे बढ़ जाते हैं अर्थशास्त्र के सिद्धांत में। चंद्रगुप्त मौर्य अर्थ इनके चाणक्य के ही देखरेख में शासन करता था। अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सा धर्म अपना लिया था? जैन धर्म। किसने कौन सा धर्म अपनाया? जैन धर्म। जैन धर्म। मेगास्थनीज इसकी सारी जानकारी कहाँ देते रहता था? सेल्यूकस निकेटर को दूत के माध्यम से भेजते रहता था। इसी तरह यूनान में एक शासक, एक लेखक था, उसका नाम था जस्टिन। जस्टिन ने अपनी किताब में लिखता है कि भारत में सेंड्रोकोटस एक बहुत महान शासक है। उसने अपनी किताब में लिखता है, देखिए ध्यान से, भारत का एक सेंड्रोकोटस शासक बहुत महान है, वो मगध का शासक है, उसके प्रधानमंत्री का नाम चाणक्य है, वो जैन धर्म को अपनाता है, वो बहुत ही योग्य शासक है। सचुराम चंद्रगुप्त मौर्य की जगह वो क्या लिख रहा है? सेंड्रोकोटस। सेंड्रोकोटस अब भारत के लोग कर रहे, भारत में तो कौन सेंड्रोकोटस है नहीं। तो एक इतिहासकार था जो यूनान का भी इतिहास लिखता था और भारत का भी इतिहास लिखता था। यूनान के लोगों को लगता था कि भारत का सबसे योग्य शासक सेंड्रोकोटस है। क्या ना? सेंड्रोकोटस। जबकि भारत में सेंड्रोकोटस नाम का कोई शासक ही नहीं था, यहाँ कोई सेंड्रोकोटस नहीं था। तो विलियम जोन्स ने स्पष्ट किया कि जो सेंड्रोकोटस शब्द का प्रयोग किया जा रहा है वो किसके लिए किया जा रहा है? विलियम जोन्स। किसके लिए? चंद्रगुप्त मौर्य के लिए। किसके लिए? चंद्रगुप्त मौर्य के लिए। आगे बढ़े तो बताइए, चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान, चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान सेंड्रोकोटस से मैच कराने का काम किसने किया था? विलियम जोन्स। किसने किया? विलियम जोन्स। चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान सेंड्रोकोटस से किसने किया? विलियम जोन्स। यूरोप में या फिर यूनान में चंद्रगुप्त मौर्य का नाम क्या है? सेंड्रोकोटस। सेंड्रोकोटस। अब कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, बताएंगे। भद्रबाहु के नेतृत्व में चंद्रगुप्त मौर्य कहाँ चला गया? कर्नाटक। और कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में कौन सी विधि से प्राण, संलेखना विधि से अपना प्राण त्याग दिया? संलेखना विधि से अपना प्राण त्याग दिया। और यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य की जगह शासक बना बिंदुसार। पॉइंट सार, बिंदुसार। बिंदुसार शासक बन गया। तो भैया चंद्रगुप्त मौर्य बुढ़ाइयों तो गए थे, मरियो गए, हेलन भी तो बुढ़ा गई होगी और मेगास्थनीज भी बुढ़ा गया होगा। इसके जगह कोई दूसरे व्यक्ति की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? पड़ेगी। तो यहां से दूसरे व्यक्ति भी आए थे। टाइम हो गया क्या जी? लाइव पटना वाला बहुत हल्ला करता है, पता नहीं कौन दुनिया का रहता है। 2 दिन छुट्टी करके 2 दिन का क्लास एप्लीकेशन पे डाल देंगे, 2 दिन यहाँ मिलवे नहीं करेगा। हर बैच को बार बार समझाएंगे। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी जो प्राण त्यागा था किस विधि से? संलेखन। कहां पर? कर्नाटक। कर्नाटक के कौन सा पर्वत? श्रवणबेलगोला। कौन सा? श्रवणबेलगोला। कौन पर्वत? श्रवणबेलगोला। कहां पर है? कर्नाटक में। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद अगला शासक कौन बना? बिंदुसार। अगला शासक बिंदुसार। बिंदुसार भी एक योग्य शासक था, लेकिन उतना महान काम नहीं कर पाया था बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य स्टार्ट करते हैं लोग। चंद्रगुप्त मौर्य ऊंचे जाती या नीचे जाती? चंद्रगुप्त मौर्य की माता का नाम, इनके पिता को बंदी बनाया था धनानंद। चंद्रगुप्त मौर्य की शिक्षा कहाँ पे हुई थी? तक्षशिला। वर्तमान में किस देश में है?
पाकिस्तान में है। चंद्रगुप्त मौर्य के किस अभिलेख से अकाल के समय राहत की जानकारी मिली? सागौर अभिलेख। कौन सा? किस अभिलेख से चंद्रगुप्त मौर्य के पूर्वी शासन की जानकारी मिलता है? महास्थान। कहां पर है ये? बंगाल। किस अभिलेख से चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चिमी साम्राज्य की जानकारी मिली? जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख क्या चंद्रगुप्त मौर्य का है? किसका है? रुद्रदामन। किसका है? रुद्रदामन का है। चंद्रगुप्त मौर्य ने किससे युद्ध लड़ा था? दो युद्ध लड़ा। पहले गद्दी पाने के टाइम धनानंद से, और गद्दी के बाद सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को कितने क्षेत्र दहेज में दिए थे? एरिया, आराकोसिया, जेड्रोसिया, पेरिसमेमियाई। एरिया, आराकोसिया, जेड्रोसिया, पेरिसमेमियाई। एरिया, आराकोसिया, जेड्रोसिया, पेरिसमेमियाई। एरिया, आराकोसिया, जेड्रोसिया, पेरिसमेमियाई। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़ जाए। यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य कौन से धर्म को मानता था? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री का नाम? चाणक्य की पुस्तक का नाम? अर्थशास्त्र का संबंध किस विषय से है? अर्थशास्त्र में कितने अधिकरण है? 15 अधिकरण है। कितने अधिकरण है अर्थशास्त्र में? अधिकरण की संख्या 15। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? अर्थशास्त्र में कितने अधिकरण? 15। अर्थशास्त्र के अनुसार राजा के सप्तांग सिद्धांत में कितने विषय है? 7। कौन कौन? पहला राजा, दूसरा मंत्री, तीसरा जनपद, चौथा दुर्ग, पांचवा मित्र, छठवा, सातवां दंड। एकदम भयानक न्याय दीजिए, एकदम थूर थार के रद्द कर दीजिए। अगर किसी को गलती पर सजा नहीं देंगे तो उसका मन बढ़ जाएगा। इसके दरबार में कौन आया था? मेगास्थनी ने भारतीय समाज को कितने भाग में? 7। भारतीय समाज को लिखने में ज्यादा दिलचस्पी थी या फिर पढ़ने में? चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे 500 हाथी दिए थे? सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर की बेटी का नाम हेलन, का दूसरा नाम कार्नेलिया। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम? इंडिका पुस्तक से किस वंश की जानकारी मिलती है? मौर्य वंश। मौर्य वंश किस वंश के पतन के बाद आया था? नंद वंश। तो मौर्य वंश जब आप पढ़ेंगे तो नंद वंश का पतन भी पढ़ना पड़ेगा। विशाख दत्त एक बहुत ही बड़े प्रसिद्ध लेखक थे। उन्होंने एक पुस्तक लिखा था मुद्रा राक्षस। विशाख दत्त की पुस्तक मुद्रा राक्षस। विशाख दत्त की पुस्तक मुद्रा राक्षस में कहा गया कि किस तरह से धनानंद के पाप का अंत हुआ और किस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य के शासन का उत्थान हुआ। तो धनानंद की जो मतलब पतन है और चंद्रगुप्त मौर्य का उदय है, इसकी जानकारी विशाख दत्त की पुस्तक मुद्रा राक्षस। विशाख दत्त की पुस्तक मुद्रा राक्षस। किस इतिहासकार ने बताया था कि जो सेंड्रोकोटस है वही चंद्रगुप्त मौर्य है? विलियम जोन्स। संलेखना विधि से प्राण त्याग किए कर्नाटक के किस पर्वत पर? श्रवणबेल गोला। कब इन्होंने प्राण त्यागा? 298 ईसा पूर्व। इनके बेटा का नाम बिंदुसार। बिंदुसार गद्दी पर बैठा तो क्या बिंदुसार भी जैन धर्म मानता था? कौन सा धर्म? आजीवक संप्रदाय। ये बता दिए थे संप्रदाय में। कौन सा संप्रदाय? आजीवक संप्रदाय। बिंदुसार के कितने बेटे हुए? 2। नजायज की बात नहीं कर रहे हैं, 2 ओरिजिनल बेटे, सुसीम और अशोक। सुसीम कुछ खास काम नहीं किए, अशोक बहुत काम किया। अशोक के बारे में पढ़ना बहुत ज्यादा है। इसको हम लोग कब क्लास करेंगे? कल। आज के लिए इतना है। आराम से निकलिए, डिसिप्लिन